हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत विविध के दूसरे पार्ट को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हन। कौन? कल्हन। कल्हन लोहर वंश का शासक हर्ष के दरबार में रहता था। कल्हन ने अपने प्रसिद्ध राजतरंगिणी की रचना लोहर वंश के अंतिम शासक जय सिंह के समय में की थी। इस ग्रंथ से कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी की रचना संस्कृत में की गई है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्सव पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो कौन सा उत्सव? तो इसका उत्तर है ईद ए मिलाद उन नबी। कौन सा? ईद ए मिलाद उन नबी। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। मोहम्मद पैगंबर के जन्म के दिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इब्न इशाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? तो कौन सा? तो इसका सही उत्तर है जौ अर्थात यव का प्रयोग सबसे पहले मनुष्यों के द्वारा किया गया था। अनाज में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से जौ अर्थात यव था। मेहरगढ़ से सर्वप्रथम कृषि के प्रमाण मिलते हैं। मेहरगढ़ सिंध एवं बलूचिस्तान के मध्य स्थित है। कोलडिहवा जो कि उत्तर प्रदेश में है से चावल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान कीजिए। त्रय अर्थात 3 की पहचान करें। तो इसका उत्तर है चरक, सुश्रुत तथा पतंजलि। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। चरक जैसे चिकित्सक कनिष्क के काल में, सुश्रुत गुप्त काल में एवं पतंजलि शुंग काल में हुए थे। अब अगला प्रश्न है, पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को समझाते हैं कि कौन सा सिद्धांत को समझाते हैं? तो इसका उत्तर है पूर्व अफ्रीकी की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ था। पुरातत्वीय अध्ययन इस सिद्धांत को समझाते हैं कि पूर्व अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में आदि मानव का विकास हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, चित्रकला आदि आते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया है? तो किसने? तो इसका उत्तर है ताम्र पाषाण ने। ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया था। सर्वप्रथम चित्रित भांडों को अवशेष ताम्र पाषाणी काल में ही मानते हैं। इसी काल के लोगों ने सर्वप्रथम भारतीय प्रायद्वीप में बड़े बड़े गांवों की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म समुचित रूप से सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? तो इसका सही उत्तर है सी, पाणिनि। महाभाष्य पुस्तक नहीं लिखे हैं। पाणिनि ने महाभाष्य नहीं लिखा था। पाणिनि ने संस्कृत में अष्टाध्यायी का रचना की थी।
यह व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक पर पतंजलि ने भाष्य लिखा था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात कर्पूर मंजरी जो है हर्ष के द्वारा नहीं रचित है। कर्पूर मंजरी जैसी पुस्तक की रचना हर्ष ने नहीं बल्कि राजशेखर जैसे विद्वान ने किया था। राजशेखर ने ही काव्य मीमांसा एवं वृद्धशाल मंजिका जैसी पुस्तक की रचना की थी। राजशेखर जैसे विद्वान गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। अब अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे अपनी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? तो इसका उत्तर है पल्लवों की राजधानी वेल्लोर नहीं थी। पल्लव शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कांची। पल्लव लोग आंध्र प्रदेश के दक्षिण में शासन करते थे। पल्लव राजवंश की स्थापना सिंह विष्णु ने किया था। अब अगला प्रश्न है, अदरक एवं दालचीनी बहुत बड़ी मात्रा में पांड्य देश में उत्पन्न होते थे। इस बात का उल्लेख किसने किया है? तो इस बात का उल्लेख जो है मार्को पोलो ने किया है। पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में प्रसिद्ध वेनिस यात्री मार्को पोलो पांड्य देश में अदरक तथा दालचीनी की पैदावार का उल्लेख करता है। अब अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे? तो इसका उत्तर है गोदावरी नदी के किनारे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित प्रतिष्ठान नामक नगर गोदावरी नदी के तट पर अर्थात किनारे स्थित है। अब अगला प्रश्न है, कश्मीर की रानी दिद्दा ने कब शासन किया था? तो कब किया था? 10वीं शताब्दी में। सन 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा कश्मीर की शासिका बनी। सन 1003 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के उपरांत संग्राम राज ने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की थी। अब अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक क्षेमेंद्र कहाँ रहते थे? तो यह जो है कश्मीर में रहते थे। क्षेमेंद्र कश्मीर में रहते थे। उन्होंने भारत मंजरी, रामायण मंजरी आदि ग्रंथों की रचना की थी। अब अगला प्रश्न है, राजतरंगी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अर्थात यशस्कर। कौन? यशस्कर। ब्राह्मणों की सभा ने कश्मीर में शंकर वर्मन तथा गोपाल वर्मन के ब्राह्मण मंत्री प्रभाकर देव के लड़के यशस्कर को 939 ईस्वी में कश्मीर का शासन चुना था। अब अगला प्रश्न है, मलक्का कैम्बे के बिना नहीं रह सकता है और न कैम्बे मलक्का के बिना। अगर उन्हें बहुत धनी और समृद्ध बनना हो। एशियाई व्यापार के विषय में यह टिप्पणी किसने की थी? तो यह टिप्पणी जो है बारबोसा ने किया था। किसने? बारबोसा ने। एशियाई व्यापार के विषय में यह टिप्पणी बारबोसा ने की थी। अब अगला प्रश्न है, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? तो संगम काल में तमिल में महाभारत जो है विल्लीपुतुनार ने लिखा था। किसने? विल्लीपुतुनार ने। संगम काल में विल्लीपुतुनार ने संपूर्ण महाभारत को तमिल के 4350 पदों में लिख डाला था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राजाओं ने
सुदर्शन सरोवर का उल्लेख करने वाले लेख छोड़े हैं। तो किन किन राजाओं ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने गिरनार के पुरपति चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि रुद्रदामन के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त के समय में हुआ था तथा अशोक के समय में इससे नहरें निकलवाई गई थी, का बांध भारी वर्षा के कारण टूट गया था। चूँकि इसके पुनर्निर्माण में बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी, अतः उसकी मंत्री परिषद ने इस कार्य के लिए धन व्यय किए जाने की स्वीकृति नहीं प्रदान की थी। किंतु रुद्रदामन ने जनता पर बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए ही अपने व्यक्तिगत कोष से धन देकर अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देश में बांध की फिर से मरम्मत करवाई थी। अब अगला प्रश्न है, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो संगम युग में संगम का अर्थ है कवियों की सभा। क्या? कवियों की सभा। प्राचीन भारत में दक्षिण में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था। इन गोष्ठियों में विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। संगम के नाम से इसे जाना जाता था। अब अगला प्रश्न है, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो किस राज्य में? तो इसका उत्तर है असम राज्य में। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य असम राज्य में मौजूद था। कामरूप के शासक भास्कर वर्मा ने हर्ष के दरबार में एक राजदूत भेजा था जिसका नाम था हंस बेग। अब अगला प्रश्न है, सबसे पहले पहिए किसने बनाए थे? तो किससे बने थे? तो सबसे पहले जो है पहिए जो है लकड़ी के बने थे। किससे? लकड़ी के। अब अगला प्रश्न है, एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता? तो इसका उत्तर है सांस्कृतिक सापेक्षवाद। एक संस्कृति की मान्यताओं, मूल्यों एवं प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले की बौद्ध गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। अब अगला प्रश्न है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया है, उनका क्या नाम है? तो वे थे गवांग नामग्याल। क्या? गवांग नामग्याल। तिब्बती भिक्षु गवांग नामग्याल ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था। अब अगला प्रश्न है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। अब अगला प्रश्न है, उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और यह बांगलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो इसका उत्तर है पट्टडकल में स्मारकों का समूह के रूप में। पट्टडकल में स्मारकों का समूह 9 हिंदू मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ
एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और यह बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, पहले के चेरा वंश ने किस राज्यों पर शासन किया था? तो किस राज्यों पर? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु और केरल राज्यों पर। पहले के चेर वंश ने तमिलनाडु और केरल राज्यों का शासन किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो किसके द्वारा? तो इसका उत्तर है होयसल साम्राज्य के द्वारा। होयसल साम्राज्य के दौरान चेन्नाकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति के लिए किस भाषा में लिखा गया था? तो किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। अब अगला प्रश्न है, जेद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है पारसी धर्म। पारसी धर्म जो है जेद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़े का चयन करें। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात बिंबिसार जो है गुप्त वंश के थे, जो बिल्कुल गलत है। बाकी सभी सही हैं। निम्नलिखित विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश से संबंधित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जिस राजवंश की स्थापना किया था उसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं। बिंबिसार हर्यक राजवंश से संबंधित था, यह गुप्त राजवंश से संबंधित नहीं था। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की धरती पर जिस राजवंश की स्थापना किया था उसे प्राचीन भारत के इतिहास में हम हर्यक राजवंश के नाम से जानते हैं। राज प्रथम का संबंध चोल राजवंश से था। राज प्रथम का वास्तविक नाम अधिमौलिवर्मन था। इसे चोल राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कनिष्क का संबंध कुषाण राजवंश से था। कनिष्क को कुषाण राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कनिष्क ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में जो संवत चलाया था उसे हम शक संवत के नाम से जानते हैं। शक संवत का समय माना जाता है 78 ईस्वी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है, अर्थात गलत है? तो इसका उत्तर है जैन धर्म से उपनिषद संबंधित है, जो बिल्कुल गलत है। कुरान का संबंध इस्लाम धर्म से, गुरु ग्रंथ साहिब का संबंध सिख धर्म से, बाइबल का संबंध ईसाई धर्म से है। अब अगला प्रश्न है, शिव का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? तो यह जो है नेपाल में स्थित है। कहाँ? नेपाल में। अब अगला प्रश्न है, राम से कौशल्या है तो कर्ण से कौन है? तो कर्ण से कुंती, अर्थात राम की माँ कौशल्या जिस प्रकार है उसी प्रकार कर्ण की माँ कुंती है। अब अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो यह जो है बौद्ध धर्म के हैं। अजंता वर्तमान समय में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफा संख्या 16 एवं 17 का संबंध
गुप्त काल है। अजंता की गुफा संख्या 16 का संबंध मरणासन राजकुमारी से है, तो वहीं 17 का संबंध महात्मा बौद्ध के पूर्व जन्म की घटना से है। अजंता की चित्रकारिता का संबंध महायान धर्म से है। अजंता की चित्रकारिता का विषय वस्तु जातक कथा से लिया गया है। जातक कथा एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें महात्मा बौद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित घटनाओं का वर्णन मिलता है। अब अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफाएं शिव को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफाएं शिव देवता को समर्पित है। बम्बई स्थित एलिफेंटा गुफा पौराणिक देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति सर्वाधिक लोकप्रिय है। एलिफेंटा के गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय में बने। एलिफेंटा की पहाड़ी में शैलोत्कीर्ण करके उमा महेश गुहा मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं सदी में बनाया गया। अब अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर 29 पूर्ण निर्मित और एक अधूरी गुफा बनी हुई है। अजंता का चैत्यगृह अपनी सुंदर चित्रकला के लिए विश्वविख्यात है। इन चित्रों के विषय प्रधानतः बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब अगला प्रश्न है, शिव गुफा कहाँ स्थित है? तो शिव गुफा जो है एलिफेंटा गुफाएं में है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षक पांडे थे। कौन? पांडे। संगम साहित्य के संरक्षक पांड्य राजा थे। संगम शब्द का अर्थ होता है सभा। सभा को संस्कृत में संगम कहा जाता है। संगम काल में 3 संगम का आयोजन हुआ था। द्वितीय संगम में तमिल व्याकरण तोल्कापियर के द्वारा लिखा गया था। संगम काल में चेर, चोल एवं पांड्य 3 राजवंश थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो इसका उत्तर है जैन मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। जैन मंदिर खजुराहो में स्थित नहीं है। जैन मंदिर दिलवारा माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। इस मंदिर को तेजपाल और विमल पाल ने बनवाया था। तो यह था प्राचीन भारत का विविध का आखिरी प्रश्न। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अब मध्यकालीन भारत के प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।